नमस्कार साथियों। वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है भारतीय अर्थव्यवस्था के सीरीज में। इस बुक के चैप्टर 3 पे हम लोग बात कर रहे हैं और क्लास 2 आज है। आज के हमारे क्लास का टॉपिक है नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये टॉपिक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के उद्भव से संबंधित, जो बैकग्राउंड हम पिछले क्लास में देख रहे थे उसी से संबंधित ये है। और इसी टॉपिक का एक पार्ट होगा पूर्वी एशियाई चमत्कार, यानी कि पूर्व एशियाई देशों ने किस तरह से अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही। ये सिनॉप्सिस आप पिछले क्लास में देख चुके हैं, तो इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। अब हमारा आज का टॉपिक इससे संबंधित है कि नियोजित एवं मिश्रित भारतीय अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का सामान्य अर्थ क्या होता है, पहले मैं उसको बता दूं, फिर यहाँ जो कंटेंट लिखा हुआ है उस पर डिस्कस कर लेंगे। नियोजित यानी प्लान्ड, यानी कि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था होगी, उसकी जो गति होगी, उसके कार्य करने का जो तरीका होगा, संसाधनों का जो मैनेजमेंट होगा, वो केंद्रीय स्तर पर एक प्लानिंग के तहत वो तय किया जाएगा। पंचवर्षीय योजना के बारे में आप लोगों ने सुना है। कुछ समय पहले तक पंचवर्षीय योजना चला करती थी, तो पंचवर्षीय योजना का संकल्पना लाया गया, यानी नियोजित अर्थव्यवस्था की संकल्पना लाई गई। साथ ही साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख, एक कह सकते हैं कि एक अवधारणा रही। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए अपनानी पड़ी क्योंकि नियोजित अर्थव्यवस्था में एक तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद पूरी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं थी। यहाँ जो निजी पूंजीपति वर्ग थे उनको भी महत्व दिया गया। तो इस तरह से समाजवादी और पूंजीवादी दोनों व्यवस्थाओं को सम्मिलित यहाँ भारत में किया गया। एक तरह का नया प्रयोग था मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। वैसे दुनिया के अन्य देशों ने भी इस अवधारणा को अपनाया है, लेकिन भारत के बारे में ये विशेष बात है। तो स्वतंत्र भारत एक नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश बना, लेकिन ऐसा नहीं था कि यह आजादी के बाद इस तरह की बात की गई। वास्तव में राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकता, कि भारत में एक नेशनल लेवल पे एक प्लानिंग होना चाहिए और प्लान्ड इकोनॉमी भारत में होना चाहिए, ये बात आजादी से पूर्व ही, यानी स्वतंत्रता के पूर्व ही ये बात तय कर ली गई थी। यहाँ एक उदाहरण हम देख सकते हैं 1938 का, कि 1938 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा। अच्छा, हरिपुरा कहाँ है? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, तो गुजरात में है, ध्यान रखना है। इसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना कमेटी, यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था। तो इससे ये पता चलता है कि जो प्रमुख पार्टी कांग्रेस थी, उसने पहले ही नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन करके ये स्पष्ट कर दिया था कि उसका जो रास्ता होगा आर्थिक विकास का, वो प्लानिंग के थ्रू ही होगा। एक और बात यहाँ आप जान लें कि ये जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना कमेटी का तो गठन हुआ, ये तो ठीक बात है, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बिंदी हटा देंगे, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है। एक और बात है कि यह अधिवेशन कब से कब तक हुआ था? कई बार इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यह हुआ था 19 से लेके 22 फरवरी, और 1938 तो खैर था ही। एक और बात है कि यह कांग्रेस का 51वां 51st सेशन था। 51वां ये अधिवेशन था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें, कई बार सवाल जो है इस तरह के पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकता भारत में थी क्यों? क्यों भारत में राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकता थी? तो देखते हैं। तो संसाधनों के स्तर पर मौजूद क्षेत्रीय असमानता थी। कहीं जैसे खनिज संसाधन को ही ले लिया जाए, तो कोई क्षेत्र खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति में था, कोई क्षेत्र खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से खराब स्थिति में था। क्षेत्रीय असमानता थे, डिफरेंट टाइप के जो रिसोर्सेज थे उसमें क्षेत्रीय असमानता, रीजनल जो है इम्बैलेंस था। उस कारण से आवश्यक ये लग रहा था कि पूरे देश की एक ही योजना बनाई जाए और संसाधनों का जहां उपयोग करना है वहां उपयोग करें। वैसे एक बात मैं बता दूं कि राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में उस समय का तर्क जो है यहाँ दिया जा रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय नियोजन की अवधारणा को खत्म कर दिया गया है, राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकता पे अब सवाल उठाया जाने लगा है। तो बस हम लोग किताबी बातों को देखते हैं कि उस समय क्यों राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकता समझी गई। ठीक है, और ये सब कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है, मेरा अपना विचार भी नहीं है। कई मामलों में मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नियोजन अच्छी बात नहीं थी।
क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का उपयोग अगर क्षेत्रीय स्तर पर ही किया जाए तो हर एक क्षेत्र का विकास स्वतः हो जाएगा। ये भी एक अवधारणा हो सकती है। तो यहाँ हम लोग किताबी बातों को देख रहे हैं ताकि हम एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो उसको कर सकें। दूसरी बात, पहली बात तो समझ गए कि संसाधनों के स्तर पर क्षेत्रीय असमानता थी। दूसरी बात करी जा रही है कि निर्धनता निवारण, कि अगर राष्ट्रीय नियोजन करेंगे तो वैसे वर्ग जो अच्छी स्थिति में, अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं है, अच्छी सामाजिक स्थिति में नहीं है, तो उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति को जो है योजना के तहत सुधारा जा सकता है। ठीक है, सरकार के पास एक पूरा डाटा रहेगा कि किस क्षेत्र में किन वर्ग के लोगों के लिए हमें कुछ करना है, संसाधनों का उपयोग करना है। तो इस तरह से राष्ट्रीय नियोजन यहाँ भी यूजफुल हो सकता है। उसके बाद परतंत्रता के दौर में बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था को पुनः व्यवस्थित ढंग से पटरी पर लाने के लिए भी आवश्यक था कि राष्ट्रीय नियोजन किया जाए, एक प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ा जाए। यद्यपि भारत राज्यों का संघ था, लेकिन वही बात है कि नियोजन की प्रक्रिया में एक बात हुई कि नियोजन की प्रक्रिया के कारण पूरी नियोजन की जो प्रक्रिया थी, उसका नियमन, निर्देशन, इसका अधिकार केंद्र के हाथ में ही केंद्रित हो गया। इसका मतलब है कि राज्यों का जो इंपॉर्टेंस था वो क्या हो गया, कम हो गया। और इस बात से राज्य दुखी भी रहते थे। कुछ तत्कालिक अनुभव जिसने भारत को नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित किया, और भी कुछ बातें जिसके कारण जो है नियोजित अर्थव्यवस्था की तरफ हम झुके। पहली बात तो ये देख सकते हैं कि 1929 में आर्थिक महामंदी आई थी, ग्रेट डिप्रेशन आया था, ने बाजार अर्थव्यवस्था यानी मार्केट इकोनॉमी की सीमाओं को उजागर कर दिया। लगा कि नहीं, बाजार अर्थव्यवस्था उसके पहले तो पूरी दुनिया में प्रभावी ही थी, तो बाजार अर्थव्यवस्था असफल एक तरह से हो गई। 1929 के आर्थिक महामंदी हुई, इसका मतलब हुआ कि बाजार अर्थव्यवस्था असफल साबित हुई। ठीक है, और इस समय जो है मांग यानी कि डिमांड निम्नतम स्तर पर पहुंच चुका। जब किसी भी चीज का डिमांड ही बहुत ही निम्नतम स्तर पर पहुंच जाएगा तो उसका सप्लाई भी फिर नहीं होगा। सप्लाई नहीं होगा यानी कि प्रोडक्शन नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे। तो इस तरह से एक चेन रिएक्शन टाइप का होता चला जाएगा। 1929 की महामंदी के अलावा दूसरे महायुद्ध के दौरान पुनर्निर्माण की चुनौतियों के कारण विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य के हस्तक्षेप की बात की जाने लगी ये 1929 के महामंदी के बाद, या फिर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है यानी 1945 तक, तो 1945 के बाद भी, क्योंकि पुनर्निर्माण करना है। पुनर्निर्माण, यहाँ ये ना सोचना कि विश्व युद्ध हुआ उसके बाद भवनों का पुनर्निर्माण करना, रोड का पुनर्निर्माण करना या अन्य चीजों का, वास्तव में अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना है। अर्थव्यवस्था में रोड, रेल और ये सब जो भवन है वो भी आ जाते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पुनर्निर्माण यानी कि एक बृहत अवधारणा के रूप में हम इसको लेंगे। तो अर्थव्यवस्था जो खराब स्थिति में हो चुकी थी उनको भी क्या करना था, सहारा देना था, और यह केंद्रीय स्तर पर ही पॉसिबल हो सकता है। एक नियोजित अर्थव्यवस्था में ये संभव था। लगभग इसी काल में सोवियत संघ यूएसएसआर एवं पूर्वी यूरोप के कई देशों की कमांड अर्थव्यवस्था को ही राज्य अर्थव्यवस्था कहते हैं। कमांड अर्थव्यवस्था को ही क्या कहते हैं, राज्य अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इन सब क्षेत्रों में तीव्र आर्थिक वृद्धि हो रही थी, और नेहरू जी का जो विचार था वो सोवियत संघ के विचार से मेल खाता था। ठीक है, वामपंथी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा उनको कह सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सोवियत संघ में कमांड अर्थव्यवस्था या फिर राज्य अर्थव्यवस्था थी और वहां तीव्र आर्थिक वृद्धि भी हासिल हो रही थी, इस कारण से नेहरू जी का झुकाव इस तरह से मतलब प्लांट इकोनॉमी की तरफ गया। प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हमने यूएसएसआर से ही लिया है। 1950 से 1960 के दशक में दुनिया भर में नीति निर्माताओं की राय अर्थव्यवस्था में राज्य की सक्रिय भूमिका के पक्ष में बनी रही। तो राज्य की सक्रिय भूमिका यानी कि राज्य का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। पीछे जो हम लोगों ने देखा था कि एडम स्मिथ का अहस्तक्षेप की नीति वाला जो कॉन्सेप्ट था उससे अलग है। एडम स्मिथ जो कि वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था, आधुनिक अर्थव्यवस्था देखते हैं, उसका जनक माना जाता है, तो उसने कहा था कि सरकारों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बाजार स्वयं ही क्या कर सकता है, जो भी चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को झेल सकता है। ठीक है, मतलब मार्केट ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है डिमांड एंड सप्लाई के मामले में, किसी भी तरह के मामले में। बाजार खुद ब खुद जो है एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। उस ऑटोमेटिक मैकेनिज्म से ही सभी आर्थिक समस्याओं का या आर्थिक प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। लेकिन ये सब जो सिचुएशन हुआ उसके कारण लगा कि नहीं, राज्य की भूमिका भी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ परिस्थितियां भारत के सामने थी, इसीलिए भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था को चुना। इसके अलावा दुनिया भर में बाजार की विफलता का मतलब है कि मार्केट इकोनॉमी के फेल्योर की स्थितियों को निष्प्रभावी करने में राज्य की प्रभावी भूमिका को स्वीकार किया गया।
कि अगर बाजार की विफलता हो रही है तो राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य को स्वयं वहां हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी राज्य की प्रभावी भूमिका हो सकती है। आर्थिक नियोजन चूंकि एक निश्चित समय सीमा में प्राथमिकता के आधार पे, प्रायोरिटी के आधार पे लक्ष्यों को प्राप्त करता है, उसके लिए प्लानिंग बनाता है, योजनाएं बनाते हैं कि इस क्षेत्र में हमें इतना करना है, ठीक है। अतः अनेक नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्रों के लिए एक स्वाभाविक विकल्प था। कोई राष्ट्र जो अभी अभी स्वतंत्र बना है उसको अपनी नीतियों का निर्माण खुद से करना है, तो निश्चित तौर पर वो प्लानिंग करेगा, मार्केट के भरोसे हर चीज को नहीं छोड़ सकता है। तो भारत जैसे एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए भी ये नियोजित अर्थव्यवस्था एक अच्छा विकल्प था। भारत नियोजित अर्थव्यवस्था था, ये तो अच्छी बात है, लेकिन भारत नियोजित अर्थव्यवस्था के साथ साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था भी बना, जबकि बहुत सारे जो नियोजित अर्थव्यवस्था थे वो सीधे सीधे समाजवादी अर्थव्यवस्था बन गए। सोवियत संघ में भी यही बात थी, यूएसएसआर में, यूएसएसआर भी प्लांट इकोनॉमी था लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था था। भारत समाजवादी अर्थव्यवस्था था लेकिन समाजवादी अर्थ ये भारत एक प्लांट इकोनॉमी था, लेकिन प्लांट इकोनॉमी के साथ साथ समाजवादी ना होकर के, पूरी तरह से समाजवादी ना होकर के, पूरी तरह से पूंजीवादी ना होकर के मिश्रित कॉन्सेप्ट यहाँ अपनाया गया। क्यों अपनाया गया जरा देख लेते हैं। तो भारत में नियोजन का विचार सोवियत संघ के नियोजन से प्रेरित था। ये लाइन मैंने पहले ही बताया था, इस तरह की चीजों से सवाल बन जाया करता है कई बार। जो कि एक कमांड इकोनॉमी थी, यानी राज्य अर्थव्यवस्था थी। कमांड इकोनॉमी को ही राज्य अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि राज्य जो है क्या करता है, आर्थिक गतिविधियों को कमांड करता है, ठीक है, केंद्रीय रूप से। लेकिन लोकतांत्रिक भारत की जरूरत के अनुरूप नहीं थी। भारत क्या था, एक लोकतांत्रिक देश था। अब जब लोकतांत्रिक देश है तो निजी पूंजीपतियों को भी क्या है, अधिकार है व्यापार करने का। भारत में परंपरागत रूप से भी देखिएगा, प्राचीन टाइम से ही व्यापारिक समूह जो होते हैं उनको भरपूर अधिकार मिले हुए होते थे, ठीक है, और अपने हिसाब से वो व्यापार करते थे। गिल्ड में समूहित मतलब उनका समूह गिल्ड के रूप में, उनके समूह को गिल्ड बोला जाता था, श्रेणियां बोली जाती थी, और पूरी दुनिया में वो व्यापार करते थे। कई जगह तो अपने सिक्के भी वो चलाते थे, ऐसे उदाहरण मिले हैं। तो भारत में शुरुआत से ही व्यापारी वर्ग का, यानी निजी क्षेत्र के लोगों का अच्छा खासा दबदबा था। पूरी तरह से राज्य पर निर्भर ये लोग नहीं थे। इवन राज्य भी व्यापार करता था, निजी क्षेत्र भी व्यापार करता था, निजी लोग। तो स्वतंत्रता के बाद भी, और एक और बात है कि हमने लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई, तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो पूरी तरह से जो है कमांड इकोनॉमी भारत में पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अतः भारत में एक और बात है कि अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व का अच्छा खासा प्रभाव था, प्राचीन काल से लेकर के और आजादी के टाइम तक। अतः भारत में नियोजन की प्रणाली इस प्रकार अपनाई गई कि राज्य की भूमिका तो होगी होगी, ठीक है, क्यों होगी पीछे मैंने बता दिया। साथ ही साथ निजी स्वामित्व को भी क्या मिलेगा, स्थान प्राप्त होगा। तो दोनों को एक स्थान दिया गया, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति हो गई वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली प्रकृति हो गई, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई। योजनाकारों ने, जो प्लानिंग करने वाले लोग थे, उन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना में राज्य और बाजार की अपनी अपनी भूमिका को इस प्रकार परिभाषित किया है। किस प्रकार परिभाषित किया जरा देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात मामला है कि नियोजन का अर्थ व्यावहारिक रूप से ऐसी अर्थव्यवस्था से होगा जो कि राज्य द्वारा मार्गदर्शित एवं निर्देशित होगा। यानी कि राज्य जो है एक गाइडेंस प्रदान करेगा, और राज्य के गाइडेंस में राजकार्य द्वारा और अंशतः निजी प्रयासों एवं पहलों से संचालित होगा। पूरी अर्थव्यवस्था जो संचालित होगी वो सरकार के द्वारा और निजी प्रयास दोनों से, लेकिन गाइडेंस जो है वो किसके द्वारा मिलेगा, राज्य के द्वारा मिलेगा। तो राज्य का पलड़ा फिर भी भारी लग रहा है, लेकिन राज्य जो है वास्तव में निजी क्षेत्र के लिए भी क्या करेगा, अपना कुछ ना कुछ एक रास्ता बनाएगा। और वही रास्ता बनाते बनाते एक ऐसी स्थिति हो गई कि वर्तमान में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रही है, मात्र कुछ ही सालों में, कुछ ही दशकों में, ठीक है। तो निजी क्षेत्र को काफी स्थान दिया गया था, लेकिन भारत का ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट था, विशेषकर नेहरू का, उससे संबंधित एक कार्टून यहाँ बना है 1968 में, आप देख सकते हैं। उसमें ये इस तरह का एक कार्टून बनाया गया कि कैपिटलिज्म को और जो सोशलिज्म है दोनों को एक तरह से दोनों को एक तरह से बांध दिया गया। एक बेमेल ये गठबंधन था, ठीक है, जिसमें कैपिटलिज्म, जिसका उद्देश्य जो है क्या है, बहुत ज्यादा पूंजी लाभ कमाना, पूंजी लगाया और फिर अधिक से अधिक अधिकतम लाभ कमाना, इसका उद्देश्य कुछ और है। इसको धुला पतला दिखाया गया है। नेहरू जी ने दोनों को बांट दिया, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी बना। बेमेल एक तरह से
दोनों का बंधन हुआ। चलो, ये तो हम लोगों ने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था शुरुआती स्तर पर नियोजित अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था भी हुई, उसका कारण हम लोगों ने देखा। अब हम लोग कुछ अन्य देशों का उदाहरण लेते हैं। तो वो कुछ देश, ये 8 देश हैं, ये 8 पूर्व एशियाई देश हैं। ठीक है, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, इन सब का लोकेशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ तीव्र औद्योगिकरण हुआ, खास करके जब हमारी आज़ादी का टाइम था, तो लगभग उसी समय या उसके आसपास के टाइम में इन सब देशों ने तीव्र औद्योगिक मतलब विकास हासिल किया, ग्रोथ हासिल किया 60 के दशक में। ठीक है, तो इनका जो विकास का ये जो मॉडल था वो भारत के विकास मॉडल से अलग था। ठीक है, तो इसको कहा गया पूर्व एशियाई चमत्कार, द ईस्ट एशियन मिरेकल। किसने कहा है? जिसको वर्ल्ड बैंक ने, ये टर्म जो दिया गया था ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया था। इसके बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए आप इसको यहाँ QR कोड में भी जा सकते हैं और आपको विस्तार से मिल जाएगा। वर्ल्ड बैंक का ही जो वेबसाइट है वहां आप जा सकते हैं। ठीक है, इसको आप विस्तार से यहाँ देख लेना इस QR कोड में। इस स्थिति को प्राप्त करने में राज्य की एक विशिष्ट भूमिका रही है। तो वहां भी कैपिटलिज्म था, लेकिन कैपिटलिज्म का जो ढांचा था वो कुछ और था। पूरी तरह से कैपिटलिज्म जो है मार्केट पर निर्भर नहीं था। नॉर्मली जब कैपिटलिज्म होगा, पूंजीवाद होगा, बाजारवादी अर्थव्यवस्था होगी, तो ऐसा लगता है कि बाजार जो है अपने मैकेनिज्म के थ्रू, डिमांड एंड सप्लाई और अन्य मैकेनिज्म के थ्रू अपने आप को संभालेगा, अपने आप का विकास करेगा। लेकिन इन सब देशों में हम देखेंगे कि कैपिटलिज्म तो था, लेकिन राज्य की भी एक भूमिका थी, और वो भूमिका कुछ विशेष तरीके की थी, विशिष्ट भूमिका थी। पहले तो आप इन सब देशों का लोकेशन एक बार देख लें। दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकतर देश हैं, जैसे जापान, तो जापान का भी आर्थिक विकास अभी देख सकते हैं कि अलग लेवल पे है। साउथ कोरिया, इसके अलावा ताइवान, हांगकांग। हांगकांग वैसे राजनीतिक तौर पे चीन का ही एक पार्ट माना जा सकता है। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तो ये सब देश, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इन 8 कंट्रीज का आपको लोकेशन ध्यान में रखना है। वैसे भी दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उसका लोकेशन आपको तो पता ही होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ मैपिंग से बन जाया करता है। अब देखो कि इन 8 राज्यों ने, इन 8 देशों ने किस तरह से अपने आर्थिक जो उनका मॉडल था उसको आगे बढ़ाया, जिसके कारण इसको मिराकल कहा जाने लगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इसमें आर्थिक विकास के लिए राज्य ने हस्तक्षेप यानी इंटरवेंशन की नीति अपनाई। ठीक है, हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जबकि पूंजीवाद ये कहता है कि अहस्तक्षेप होना चाहिए। एडम स्मिथ ने अहस्तक्षेप की बात करी, लेकिन इन देशों में क्या है कि राज्य ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। अब हस्तक्षेप क्यों, जरा देखिए। तो इसके तहत निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में राज्य ने निवेश किया। ये निवेश राज्य ने जो किया, राज्य ने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, निवेश किया और संसाधनों को जुटाया निजी क्षेत्रों के लिए। यह मॉडल केंद्रीयकृत योजना अर्थव्यवस्था यानी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जैसा कि भारत में था या जैसे सोवियत संघ में था, तो उससे कुछ अलग था। जिससे अलग है, जिसमें राज्य राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार व स्वयं के नेतृत्व नियंत्रण वाले उद्योगों के निर्माण व संचालन में करता है। जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है यानी केंद्रीयकृत योजना अर्थव्यवस्था जो होती है, उसमें राज्य संसाधनों को जुटाता है, उसका उपयोग करता है, लेकिन अपने नेतृत्व वाले उद्योगों के निर्माण व संचालन के लिए मुख्य रूप से करता है। फिर जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। शुरुआत में तो भारत में प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ धीरे धीरे किया गया, लेकिन इन 8 देशों ने खुले तौर पर राज्य का जो मतलब ये कह सकते हैं कि स्टेट टूल का इस्तेमाल निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए किया। तो थोड़ा ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से थोड़ा अलग था ये। और इस मॉडल की क्या क्या विशेषताएं थी या फिर लक्षण थे उसको जरा देखते हैं। अभी भी ये सभी देश या इनमें से अधिकतर देश एक अच्छे मॉडल के रूप में हैं। तो तीव्र औद्योगिकरण यहाँ हुआ, निर्यात पर फोकस किया गया। निर्यात पर फोकस एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज प्रधानमंत्री कुछ समय पहले तक कह रहे थे कि मेक इन इंडिया यानी कम एंड मेक इन इंडिया, तो भारत में क्या हो, विनिर्माण हो, निर्माण हो, प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हम अच्छे स्थिति में आ जाएं। वैसे इसके लिए FDI की बात वो बार बार कर रहे थे। अपने निजी पूंजी से हम निर्यात पर फोकस नहीं कर रहे थे या फिर उत्पादन बढ़ाने में फोकस नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ इन देशों में हम देखेंगे कि निर्यात पे शुरुआत से ही फोकस था। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण, जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन। जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज थे उस पर राज्य का नियंत्रण था।
स्टेट का नियंत्रण था और उसके माध्यम से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा था। ठीक है, बचत व निवेश की उच्च दर, शिक्षित मानव संसाधन, ये सब कुछ विशेषताएं वहां की थी। ठीक है, इन 8 देशों के बारे में हम लोग ने देखा और जिसके बारे में कहा जाता है कि ईस्ट एशियन मिरेकल। अब जो है इन्हीं ईस्ट एशियन मिरेकल में इन 4 देशों को जो है 4 एशियन टाइगर्स भी कहा जाता है। ठीक है, उसी 8 में से इन 4 देशों के लिए अलग से एक नाम है 4 एशियन टाइगर्स। यहाँ पीटी का ये सवाल बन सकता है, तो 4 एशियन टाइगर ये सब हैं: साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर। इसमें से हांगकांग और सिंगापुर, ठीक है, ये दोनों जो देश हैं ये ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स के रूप में ये विख्यात हुए। और ये साउथ कोरिया और ताइवान, ये दोनों जो है मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ये प्रसिद्ध हुए या हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इन 4 देशों को 4 एशियन टाइगर्स कहा जाता है। टाइगर्स मतलब ये नहीं कि यहाँ बहुत महान महान योद्धा होते हैं, उस कारण से टाइगर कह दिया गया। वास्तव में ये इकोनॉमी के दृष्टिकोण से मजबूत राष्ट्र हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में और भी कुछ प्रमुख बातें। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के भारतीय संस्करण की वास्तविक प्रकृति 1951 में रेखांकित की गई, वास्तविक स्वतंत्रता के बाद। लेकिन 50 के दशक में इसका क्रमिक विकास हुआ। फिर धीरे धीरे भारत में हम देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया गया, भारी उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया गया। तो कई जगह ये भी है कि इस तरह से भारत ने शुरुआत तो किया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्था को ज्यादा महत्व दिया नहीं गया। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी या प्लान्ड इकोनॉमी के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था थी के ही रूप में हम आगे बढ़ते रहे। ठीक है, लेकिन 1980-1990 के दशक में फिर मामला अलग हुआ। हमने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की और 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए उसके बाद जो एलपीजी रिफॉर्म्स को हम कहते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या हुए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वास्तव में भारत में आ पाई। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इतनी बात समझ पाए कि भारत ने आधिकारिक तौर पर स्वयं को 1951 में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को रेखांकित किया। लेकिन वास्तविकता ये थी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के जगह पर भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था ही आगे बढ़ रही थी। नतीजा ये हुआ कि अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है बहुत ही खस्ताहाल हो गई। रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही जैसी चीजें जो है काफी बढ़ने लगी। उसका नतीजा भ्रष्टाचार काफी बढ़ने लगा। उसका नतीजा ये हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब हो गई और 1991 तक आते आते तो हमें आईएमएफ से कर्ज लेना पड़ा, बहुत बड़ा कर्ज। और उस कर्ज की एवज में हमें जो है एलपीजी रिफॉर्म, सो कॉल्ड रिफॉर्म, ये वास्तविक रिफॉर्म नहीं था, वास्तव में आईएमएफ के शर्तों को हमें मानना पड़ा। और वर्तमान में भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वास्तव में उन्हीं शर्तों से संचालित हो रही है, एलपीजी से हो रही है। यह फायदे का सौदा रहा है या नुकसान का सौदा रहा है, यह विवाद का विषय हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सरकारें तो इसको नहीं मानेंगे कि एलपीजी जो रिफॉर्म हुआ था वो मतलब नुकसान का सौदा था, क्योंकि सरकारों ने ही किया है, तो वो तो नहीं मानेंगे। लेकिन इसका इफेक्ट जो है आज से कुछ साल के बाद और स्पष्ट रूप से दिखेगा, क्योंकि अगर स्थानीय तौर पर हम अपने उद्योगों को महत्व देते हैं या फिर राष्ट्रीय तौर पर भी हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था अगर बन पाते, अपनी पूंजी का उपयोग जो है अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए करते, निर्यात पर फोकस करते, इन सब चीजों पर काम करते, तो निश्चित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो पाती, हमारी मुद्रा ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो पाती। लेकिन अभी स्थिति वैसी नहीं है। विदेशी कंपनियों का इतना प्रभाव हुआ है कि अधिकतर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे थे, छोटे छोटे या राष्ट्रीय स्तर के, वो सब तो कमजोर हो रहे हैं। ठीक है, जिन भी चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, तो क्या मोबाइल पूरी तरह से भारत में बनता है? लैपटॉप पूरी तरह से बनता है? इवन छोटी छोटी चीजें, कच्चा बनियानी तक जो है सो हम विदेशी कंपनियों से ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग वाला एरिया है वो बहुत ही मजबूत नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं इस तरह के सो कॉल्ड रिफॉर्म भी उसके कारक हैं। ठीक है, वैसे यहाँ जो कहा जा रहा है कि भारत 1980-90 के दशक में वास्तव में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था बन पाया, जहाँ मतलब जो सरकारी क्षेत्र है उसके साथ साथ निजी क्षेत्र को भी महत्व दिया जाने लगा। लेकिन इसका अगला जो पड़ाव होगा वो निजी क्षेत्र को ज्यादा फोकस फिर किया जाने लगेगा, जो अभी में हो रहा है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत के पश्चात भारत सरकार द्वारा नियोजन की प्रक्रिया व योजना आयोग के कार्यों में आवश्यकता अनुसार बदलाव की कोशिश की गई, ताकि नियोजन के साथ साथ आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया भी चलती रहे। आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म, जैसा कि मैंने बताया,
पीछे 1991 वगैरह। इस प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निजी निवेश को भी बढ़ाने पर फोकस किया जाने लगा। इसके बाद आप जानते हैं कि पहले तो योजना आयोग अपना काम कर रहा था, उसका एक स्टेप जब आगे बढ़ता है तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है। तो शुरुआत में तो आपने क्या देखा कि सार्वजनिक क्षेत्र उस पर फोकस किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र के बाद निजी क्षेत्र को भी महत्व दिया जाने लगा। अब जो है निजी क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इवन योजना आयोग जैसा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन था उसको खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर को भी और ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाना लगे। इसकी स्थापना का उद्देश्य नियोजन की प्रक्रिया व विधि में व्याप्त त्रुटियों को दूर करना था, यानी कि प्लानिंग में जो त्रुटियां थी उसको दूर करना था। इवन प्लानिंग को खत्म ही कर दिया गया। ठीक है, इसके माध्यम से सरकार द्वारा नियोजन की विधि और प्रक्रिया दोनों में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने की कोशिश की गई। इसमें सहकारी संघवाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है और इसके लिए टीम इंडिया, प्रधानमंत्री बार बार इसके लिए वर्ड यूज करते थे, टीम इंडिया, कि राज्य कि केंद्र और राज्यों का एक टीम बने और वो सब मिलजुल कर क्या करें कि भारत के आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दें। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि पीछे के स्लाइड में हम लोगों ने बात किया था कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था होने के कारण केंद्र का प्रभाव जो है वो बढ़ता चला गया, राज्यों का प्रभाव जो है वो कम होता चला गया प्लानिंग के कारण। क्योंकि प्लानिंग केंद्र स्तर पे होती थी, राज्य स्तर पे भी होती थी, लेकिन केंद्र स्तर पे जो होती थी उसी का इफेक्ट जो है वहां पड़ता था। संसाधनों को आवंटित वगैरह करने का भी अधिकार मुख्य रूप से केंद्र को ही था। तो जब नीति आयोग का गठन किया गया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक टीम इंडिया के रूप में बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी महत्व होगा इन सब चीजों में जो भी प्लानिंग वगैरह करना है। तो सहकारी संघवाद, विकेंद्रीकृत का मतलब वही हुआ कि सेंट्रलाइज्ड जो व्यवस्था थी उसको डिसेंट्रलाइज्ड करना, बहुआयामी और समेकित विकास सहित विकास के एक भारतीय मॉडल के निर्माण पर बल दिया गया नीति आयोग के मदद से। वैसे नीति आयोग से क्या वास्तव में फायदा हुआ है 2015 से लेकर 2022 तक, वो तो एक रहस्य है कि क्या वास्तव में फायदा हो गया। क्या युवाओं को बहुत ज्यादा रोजगार मिल गया, रोजगार की मात्रा घट रही है या फिर बढ़ रही है, ओवरऑल बात करना, सिर्फ नौकरियों की बात नहीं करना, हर एक चीज की बात करना। ठीक है, क्योंकि आप भारत के मतलब भविष्य हो, आपको इन सब विषयों पर भी एक अच्छी खासी समझ आपकी होनी चाहिए कि भारत की जो स्थिति है, खासकर रोजगार की स्थिति, वो अच्छी होती चली जा रही है या खराब होती चली जा रही है। सिर्फ ऐसे नहीं सोचना है कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, हर एक क्षेत्र की बात करेंगे कि जो भी लोगों के परंपरागत व्यवसाय थे उन व्यवसायों के कारण क्या उनको नौकरी मिल रही है सरकारी क्षेत्र में या प्राइवेट क्षेत्र में। जो आधुनिक नौकरियां हैं, जॉब्स हैं, उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिल रहा है, ठीक है, या फायदा हो रहा है। ओवरऑल रोजगार की स्थिति क्या है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। आज का क्लास यहीं खत्म होता है और वंदे मातरम आईएएस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं और इस क्लास में जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें जो भी डाउट क्लियरिंग सेशन और रिवीजन सेशन के लिए और साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आप एक इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर पे पहले एक मैसेज करना है कि आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, इकोनॉमिक क्लास पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है और इसमें आपको शुल्क 250 रुपये आपको एक बार वन टाइम देना होगा, आपको इसमें जोड़ लिया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।